स्वागत है आपको ज्ञापन एकेडमी के इस बहुत ही शानदार मजेदार 18 2.0 बैच के साथ। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि सिलेक्शन छीन लेना है इस बार और सपने को भी करना है साकार। तो वीडियो को लाइक भी कर दो एक बार, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दो मेरे यार। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जबरदस्त अंदाज से। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने सैटरडे के दिन मैं जब ऑब्जेक्टिव करा रहा था, तब तक हुआ ये कि भले ही मैं क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डीएलएड के पॉइंट ऑफ व्यू से और ख़ास तौर से मैंने ऑल टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्वेश्चन को सेट किया था, लाया था। तो मैंने जो सीरीज लेकर के बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से मैंने सोचा कि इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन एकाएक अचानक जो है ना टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वॉइस एकाएक चली गई, जिसका कारण ये बना कि मुझे 7 से 8 क्वेश्चन कराने के बाद वो लाइव का पोस्टपोन कर देना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं है, अब उसमें से 6-7 प्रश्न छोड़ करके आगे के कुछ क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हल करते हैं। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से ऑब्जेक्टिव के पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ जो है ना हम पढ़ाने वाले हैं। क्वेश्चन की संख्या भले ही 10 रहेगा, है ना, क्वेश्चन की संख्या भले ही 10 रहे, 20 रहे, 30 रहे, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन को बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके चलने की मेरी एक बहुत ही जबरदस्त सोच बन चुकी है। और मैं चाहता हूं कि हमारे इस सोच के साथ अपनी सोच को साझा कीजिए और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि यस सर, ये सोच आपका बहुत अच्छा है। जो प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन का जो है ना, वो चारों ऑप्शनों को जो आप हर एक ऑप्शन के साथ एक विस्तृत जानकारी जो दे रहे हैं ना, ये हम लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट और पावरफुल साबित हो रहा है ना। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन है वो सिर्फ सही आंसर बता के चल जाए तो आपका प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप बहुत ही जबरदस्त स्टूडेंट साबित हो जाए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक प्रश्न के साथ जो 4 ऑप्शन है, एक सही होता है तो 3 गलत क्यों होता है, आखिर इन तीनों का क्या अलग अलग इस्तेमाल है, ये थोड़ा सा इस पर डिस्कस हो जाती है ना, तो बहुत अच्छा होता है। तो चलिए बिना बकवास के सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि देख लीजिए, यहां पर देख सकते हैं कि पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, गौर कीजिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण है। और मैंने बहुत ही शानदार तरीके से ट्रिक लिखवाया था। मैंने अपना ट्रिक क्या लिखवाया था, गौर कीजिएगा। ट्रिक लिखवाया था, पॉट से अलसी मांगा, है ना, अल्लू की आए, है ना, आए, शीशे में हाय कर, शीशे में, है ना, हाय कर, चांदी सोना ले जाए। अब आप ही बताइए, क्या पूरे YouTube प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसा साइंस पढ़ाने वाला जो बहुत ही अच्छे ढंग से हर एक एक प्रश्नों के साथ एक लॉजिक, एक ट्रिक को सेट करके आपको पढ़ाए? कभी ऐसा हो सकता है? ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं बोल रहा हूँ, जो पेड बैच बेचने वाले हैं ना, बहुत बड़े बड़े जो अपने आप को माफिया समझते हैं, वो पेड बैच बेचने वालों की भी बस का नहीं है जो इतना हर एक क्वेश्चन के साथ विथ फुल्ली लॉजिक एंड ट्रिक के साथ एनालिसिस कर सके। यहाँ देखिए, पॉट से बाबू क्या होता है, तो पोटेशियम होता है, पॉट से पोटेशियम होता है ना। से सोडियम होता है, सोडियम होता है ना। कलसी से कैल्शियम होता है ना। मांगा से मैग्नीशियम होता है। अल्लू से एल्युमिनियम होता है, एल्यूमिनियम होता है। ई से जिंक होता है। आय से आयरन होता है ना, माने लोहा, है ना, लोहा। शीशा से शीशा हो जाएगा, है ना, शीशा हो जाएगा। और तो और हाय से हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। कर से कॉपर हो जाएगा, कॉपर। चांदी से चांदी, है ना, चांदी। और सोना से सोना हो जाएगा। ले जाए को कुछ नहीं करना है। अब देखिए, सबसे पहले यानी कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी का मतलब क्या हुआ कि वो धातु जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी के सबसे ऊपर स्थान पर आता है, वो सबसे मजबूत अभिक्रियाशील धातु, यानी हवा और नमी के संपर्क में जाते ही वो आग पकड़ लेता है। अब चूंकि क्या है कि पोटेशियम जो है ना, पोटेशियम ये सबसे अभिक्रियाशील धातु, उसके बाद से है सोडियम, उसके बाद से है कैल्शियम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले ये क्या बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में, यानी कि इसका मतलब कि 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7 होना चाहिए, यही ना पूछ रहा है।
तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे मजबूत अभिक्रियाशील धातु कहाँ है, तो सबसे मजबूत अभिक्रियाशील धातु यहाँ पोटेशियम दिख रहा है। अब ये जितना भी कॉपर है, जितना भी ये एजी है, जिंक है ना, ये जितना भी है, ये सब के सब क्या है, ये पोटेशियम के बाद आए धातुओं की जो है ना सूची है। तो सबसे एक नंबर में है क्या, पोटेशियम। तो ऑप्शन ए 100% राइट आंसर। बस ये बहुत ही शानदार और निंजा ट्रिक है ना। सबसे शानदार और निंजा ट्रिक क्या है कि आप देख लीजिए, पॉट से कलसी मांगा अल्लू जी आए और शीशे में हाय कर चांदी सोना ले जाए। ये कितना शानदार ट्रिक है जी, कितना बेस्ट और जबरदस्त ट्रिक है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और अपने नोटबुक के अंदर ये लिखिए। ये लिखेंगे ना तो अभी क्रियाशीलता श्रेणी से एक क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे दुनिया का कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा देने के लिए चले जाइए, जहाँ साइंस की बात आएगी वहाँ अभी क्रियाशीलता श्रेणी बोले तो रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन आता ही आता है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है। सबसे पहला बात की अगर मिश्रण की बात करें तो भाई मिश्रण क्या है ना, मिश्रण क्या है, तो भाई ये वही मिश्रण है जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हुए होते हैं। अधिक पदार्थ है ना, पदार्थों का मिलन होता है ना, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिलन होता है। ठीक है सर, ये तो बातें समझ में आ गई। तो मिश्रण जो है ना ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सामंगी मिश्रण, एक होते हैं समंगी मिश्रण, है ना। मिश्रण दो प्रकार के, एक हो गया समंगी मिश्रण और दूसरा हो गया सर विषमांगी मिश्रण। दूसरा क्या हो गया, विषमांगी मिश्रण। और ये क्या पूछ रहा है कि जरा बताइए कि कौन मिश्रण है। अच्छा देखिए, समंगी मिश्रण हो चाहे विषमांगी मिश्रण, मिश्रण तो है भाई, दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हुए हैं। मिश्रण का मतलब ही होता है दो पदार्थों का मिलना, है ना, तो मिश्रण है। लेकिन अब क्या है ना कि वैज्ञानिकों ने इसको दो भागों में बांट दिया। एक ऐसा मिश्रण जो समंगी होता है, जो दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले तो जरूर होते हैं, लेकिन दूर से पता नहीं चलता है कि ये दो पदार्थ आपस में मिले हुए हैं। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, समंगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, समंगी मिश्रण कहते हैं। लेकिन विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं रे बाबा, तो विषमांगी मिश्रण हम उस मिश्रण को कहते हैं जो दो पदार्थ तो आपस में मिले हैं लेकिन दूर से ही पता चल जाता है कि ये दो पदार्थ मिले हैं। अच्छा अगुआ को देखें, अगुआ क्या करता है ना कि लड़का के घर जाता है, अरे लड़का वालों से पता है क्या बोलता है, बोलता है क्या कि देखो मैंने तो लड़की वालों के जो है ना खूब जो है ना झाड़ा है, बोला है कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि लड़का इंजीनियर है, कलेक्टर है ना, इसका 1.5 लाख पेमेंट है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग तिलक देने की कोशिश कीजिए। और लड़की वाले के पास जब आता है माने अगुआ, तो क्या करता है, लड़का वालों के बारे में है ना बोलता है कि मैंने उन लोगों को बड़ी झाड़ा है कि आप लोगों में अभी बहुत कमी है ना। लड़की वालों से कहता है कि मैंने बोला कि लड़का सुनो, तुम बहुत ज्यादा सेठ बन रहा है, सलमान खान बन रहा है, कुछ दिन के बाद तुम्हारा सरिया लगबो नहीं करेगा, तो उसको भी मैंने भरमाया। यानी कि कुल मिला जुला करके अगुआ क्या करता है, यानी कि वो कहावत है ना कि माने भोजपुरी में कि करुओं के नानी या बरुओं के नानी, ये आप कहावत सुने होंगे भोजपुरी में, अपने पूर्वज के मुंह से सुने होंगे। जब दोनों बगल से दुमुहा सांप देखे है ना, होता ही है ना कि वो क्या करता है ना कि लड़की वालों के पास आकर के लड़का का बारे में कहता है और लड़का के बारे में लड़के वालों के पास जाए लड़की का बारे में, मतलब कुछ ऐसा मिला जुला करके चलता है ना, कॉमन व्यक्ति जो लगता ही नहीं है लड़की और लड़का वालों को कि ये व्यक्ति जो है ना कि ये किसी के मतलब मान के चलो कि उसको नहीं लगेगा कि ये लड़कों वालों की तरफ से, लड़की वाले को लगेगा कि ये लड़का वालों की तरफ से नहीं है, और लड़का वाले को लगेगा कि ये लड़की वालों की तरफ से नहीं है, मेरे तरफ से है, लेकिन वो रहता है दोनों तरफ से। तो एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों तरफ कुछ इस कदर मिला हुआ है, जैसे मान के चलिए कि आप या आपके कोई दोस्त दो जिस्म एक जान की तरह है, जो पता ही नहीं चल रहा है कि आप लोग दोनों व्यक्ति दोस्त हैं कि भाई है। तो इस प्रकार की मिश्रण, इस प्रकार की रिलेशन समंगी मिश्रण कहलाती है। और विषमांगी मिश्रण जो दूर से ही पता चल जाए। और तो और एक और एग्जांपल देते हुए, जैसे कि मान के चलिए कि एक गिलास है, इस गिलास में मैंने ORS, एक नॉर्मल ORS तैयार किया, चीनी नमक पानी का घोल, दूर से तो पता नहीं चलेगा लेकिन पीने के बाद पता चलेगा ये नॉर्मल ORS तैयार किया गया। लेकिन एक ऐसा गिलास जिस गिलास के अंदर हमने इस पानी के अंदर थोड़ी सी डस्ट मिला दिया, थोड़ी सी क्या कर दिया, डस्ट मिला दिया, ये डस्ट दूर से ही दिखाई दे रहा है कि पानी में डस्ट मिला हुआ है, तो ये हो गया विषमांगी मिश्रण। अब बात आती है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है, तो चूंकि सोना तो है नहीं, चूंकि ये AU हो गया है ना, हीरा तो है नहीं। अब दूसरा बात करते हैं कि जल का, तो ये बोल रहा है देखिए अगर वैज्ञानिक की दृष्टि से देखा जाए कि कौन शुद्ध और कौन अशुद्ध, तो देखा जाए तो जल भी अशुद्ध हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के आपसी मिश्रण से बने हुए हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जब एक
एक ही किस्म के, है ना, एक ही जाति से मिलकर और एक अनुपात में, एक बहुत ही अच्छे रेशियो में मिलकर के किसी कंपाउंड का निर्माण होता है तो वो अपने आप में शुद्ध होता है। तो इसलिए ये जल के बारे में बोल दे कि ये शुद्ध है, भाई इसको तो आप मत गलत काटना, है ना। ये बोला है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है, क्योंकि ये तो मिश्रण नहीं है, ये शुद्ध ही मानना है, इसीलिए बगल में ब्रैकेट में लिख दिया है। तो मान के चलो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो ये वायु हो जाएगा। अब वायु क्यों हो जाएगा, क्योंकि वायु जो एयर होता है ना, एयर इज द कंपोजिशन ऑफ मैनी गैसेज। लाइक क्या चीज हो सकता है कि नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन ये 78% हो जाएंगे, ऑक्सीजन जो है 21% हो जाएंगे, और जो है अदर गैसेज जो हो जाएंगे, अदर गैसेज 1% हो जाएंगे, जिसमें से बाबू, जिसमें से, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हमारे वायुमंडल में रहने के बावजूद भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग पौधे जो होते हैं ना, पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा, फोटोसिंथेसिस की, है ना, यहाँ देखिएगा, प्रक्रिया में, है ना, उपयोग करते हैं। अब आप कहेंगे सर फोटोसिंथेसिस क्या है, तो भाई ये एक प्रकार की प्रोसेस है। ये क्या है, एक प्रकार की प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, तो फूड मेकिंग प्रोसेस है ना। हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग किसी भी बने बनाए हुए भोजन को पकाते हैं, यानी कि कुकिंग करते हैं। लेकिन ये क्या है ना कि ये फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और संश्लेषित कर अपना वृद्धि और विकास करते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। यानी फोटोसिंथेसिस एक प्रकार की प्रोसेस है, जो एक प्रकार की फूड मेकिंग प्रोसेस है ना। तो इस फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। ये बातें समझ में आ गई, इसलिए ऑप्शन बी 100% राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिएगा और मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ देखिए, किस लौह अयस्क में लौहांश की मात्रा सर्वाधिक अधिक होती है, माने सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक का मतलब होता है कि सबसे अधिक। सर्वाधिक का मतलब क्या होता है, सबसे अधिक, है ना, सबसे अधिक। सबसे बड़ी बात होती है ना कि क्वेश्चन को समझना, है ना। तो देखिए लौह अयस्क, है ना, एक ऐसा अच्छा देखो, अयस्क माने एक ऐसा कंपाउंड होता है। अयस्क क्या है भाई, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 या 2 से अधिक धातु मिले हुए होते हैं, है ना। 2 या 2 से अधिक, देखिए मान के चलिए कि कोई एक फ्रेश धातु होगा, है ना, फ्रेश धातु होगा, और इसके साथ बहुत सारे जो है ना गैंग के रूप में, है ना, क्या होता है ना कि फालतू की कुछ चीजें जो है ना चिपकी हुई रहती हैं, मिली हुई रहती हैं। तो गैंग के रूप में इस फ्रेश धातु के साथ मिली हुई रहती है। लेकिन ये क्या बोल रहा है ना कि जो अयस्क होते हैं ना, इस अयस्क के साथ कहीं ना कहीं से लोहा मिला रहता है ना, लोहे का कुछ अंश होता है। तो सब बताइए कि कौन ऐसा अयस्क है जिसमें लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी किस लौह अयस्क में लोहांश की मात्रा, यानी कि लोहांश का मतलब होता है लोहे का अंश, सबसे अधिक है ना। तो हेमेटाइट में कि मैग्नेटाइट में कि सीडेराइट में कि लिमोनाइट में, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है। तो मैंने देखा कि ये हर साल हर बार बीएड में, डीएलएड में, इवन पॉलिटेक्निक में भी, इवन बीपीएससी में भी, या फिर मान के चलिए कि आप सीटेट एग्जाम में भी जब साइंस का बात आती है वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इसको इतना हल्के में लेने की कोशिश नहीं करना है। तो होता ही है ना कि ये बार बार पूछता है, तो मैंने इसकी एक ट्रिक बनाया है। अब आप इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा। ये ट्रिक क्या है, भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के लौह अयस्क में लोहांश का ट्रिक बहुत ही शानदार तरीके से मैंने सेट किया है। मतलब इसको तैयार करने के लिए मैंने बहुत सोचा कि एक मजाक के तौर पे एक ऐसी लाइन को तैयार करते हैं जिसमें लोहांश का पूरा शब्द और उसमें पूरा का पूरा उस धातु का नाम आ जाए। और चूंकि क्या है कि आपको कैसे याद करना है, सुनिएगा। हेमा, आप हेमा से कहते कि हेमा, सुनो, तो हेमा से क्या हो जाएगा, हेमाटाइट। हेमा से कहते हैं नहीं, मतलब हेमा से नहीं कहते हैं, सॉरी, थोड़ा सा इस बात को गौर कीजिएगा कि जो लौह अयस्क में 4 प्रकार के है ना, तो यहाँ पर आप क्या है कि मैंने जो एक लाइन लिखी है इसको गौर कीजिएगा। हेमा को माने आप किसी से कह रहे हैं कि हेमा नाम की कोई लड़की है, क्या है, कोई लड़की है। जिस लड़की के बारे में आप कह रहे हैं कि पता है दोस्त, मैंने हेमा को, है ना, हेमा को, अच्छा देखो, हेमा को मैंने नाइट में साइड पर बुलाया है।
हेमा को मैंने नाइट में साइड पर बुलाया। काहे लिए रे, बताओ तो काहे लिए? तो मैंने इसीलिए बुलाया, उसके साथ कुछ गलत नहीं, मेरा उसके प्रति कोई गलत प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि ये इस चीज के लिए बुलाया कि सुनो हेमा, हिबासन ने एक बहुत ही शानदार हम दोनों के बीच के इश्क का एक बहुत ही शानदार पैगाम लिखा है, और उस पैगाम के जरिए हम लोग पूरे भारत में पाए जाने वाले 4 किस्म के लॉ एस का नाम एक लाइन में याद करा देंगे। तो हेमा को इसीलिए मैंने साइड पर बुलाया। और कब बुलाया? तो नाइट में बुलाया, है ना। तो सुनिएगा ध्यान से, हेमा को मैंने नाइट में साइड पर बुलाया। तो जो जो रेड कलर से है ना, इसको तो पहले नहीं लेना है, इसको तो नहीं लेना है। तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए तो सभी लोग कि हेमा को मैंने नाइट में साइड पर बुलाया, हेमा को मैंने नाइट पर साइड पर बुलाया, है ना। ताकि उसको लौहांस का ट्रिक एबाज सर के बनाया गया ये ट्रिक शानदार उनको याद करवा सके, है ना। तो हेमा से हो जाएगा हेमेटाइट, और मैंने से हो जाएगा मैग्नेटाइट, और नाइट से हो जाएगा लीमोनाइट। नाइट से क्या हो जाएगा? लीमोनाइट। और साइड से हो जाएगा साइड राइट। ये बतिया को आप याद करके रखिएगा। अब जब भी कभी आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा लोहे का अंश किस में पाया जाता है, किस अयस्क में पाया जाता है, तो बोल देना हेमेटाइट। अगर हेमेटाइट को गायब कर दे और मैग्नेटाइट और लिमोनाइट और ऑप्शन के हिसाब से पूछ दे कि सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, तो बता देना कि मैग्नेटाइट में, है कि नहीं, अगर हेमेटाइट न रहे तब, है कि नहीं है। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, साइड राइट। हेमा को मैंने नाइट में साइड पर बुलाया। रे बाबा, ये तो बड़ी खतरनाक आदमी है ना। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन तनी देखोगे, किस लौ अयस्क में लौहांश की मात्रा सर्वाधिक अधिक होती है, तो बोल देना कि सबसे अधिक हेमेटाइट में होती है। किस में होती है? हेमेटाइट में। 1 नंबर में ये हो गया हेमा को मैंने, तो मैंने से मैग्नेटाइट, ये हो गया 2 नंबर, है ना। मैंने नाइट में, तो ये हो गया 3 नंबर, और सीडेराइट 4 नंबर। यानी कि सबसे ज्यादा इसमें, उससे कम इसमें, इससे कम इसमें, इससे कम इसमें। मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 2, 8, 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करता है। देखिए अगर आप लोग को लग रहा होगा कि मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ और ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, आप फास्ट करके वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सिर्फ आपको आंसर से मतलब है, क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से और उसके ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन से कोई मतलब नहीं है। तो कोई बात नहीं है बाबू, आप लोग वीडियो को स्किप करके सिर्फ आंसर याद कर लीजिएगा। ये आपके भाग्य की बात है, आप अपने भाग्य को बेकार करेंगे, आप अपने भाग्य को और मजबूत करेंगे, ये टोटली अप टू यू, है ना। लेकिन मेरा सोच ये बना है कि मैं हर एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शनों को एक्सप्लेन करते चलो, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन 2, 8, 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करता है? तो 2, 8, 4 का मतलब हुआ कि जैसे कि मान के चलो कि ये है पहली कक्षा, है ना। किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। चल भाई ये तो बात है। लेकिन जो पहली कक्षा होती है ना बाबू, ये पहली कक्षा की कक्षा होती है, पहली कक्षा की कक्षा होती है, और इस कक्षा को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये बतिया समझ में आया? ये किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सुनिएगा, उसके बाद से जो एल कक्षा है ना बाबू, इस एल कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कितने? 8 गो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना। तो अब इस कक्षा को क्या कहेंगे सर? तो ये एल कक्षा कहेंगे। लेकिन इस एल कक्षा का नाम क्या रखेंगे? इसका भी सर कोर इलेक्ट्रॉन होगा ना रे बाबा। क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा कोर इलेक्ट्रॉन से खूब पूछा है कि परमाणु के नाभिक के बाद, माने परमाणु के नाभिक की पहली कक्षा को किस कक्षा के नाम से जाना जाता है? तो कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। लेकिन दूसरी कक्षा एल हो चाहे फिर एम हो जाए, एम कक्षा हो जाए, इन सभी को संयोजक इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है, संयोजक इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। यानी कि एल एम एन कक्षा जो होते हैं ना, एन कक्षा, ये सभी के सभी एल एम एन संयोजक इलेक्ट्रॉन हो गए, और सिर्फ के कक्षा कोर इलेक्ट्रॉन हो गए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। अब चूंकि क्या है कि समझना बहुत आसान है, 2, 8, 10, 4, 14, यानी कि टोटल मिला करके 14 क्या है
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित कर रहा है यानी 14, इससे डायरेक्ट पता चल रहा है कि परमाणु संख्या किसका 14 होता है। तो सोडियम का संकेत होता है Na और इसकी परमाणु संख्या 11 होती है। एल्युमिनियम का Al, लेकिन इसकी परमाणु संख्या 13 होती है। सिलिकॉन का Si, लेकिन इसकी परमाणु संख्या कितना होती है, तो 14 होती है। सल्फर है, सल्फर के बाद क्लोरीन तो S होता है, तो सल्फर के बाद क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है ना, तो इसका हो जाएगा 16, है ना, 16। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। ओ माय गॉड, मैं भी उसी तरीके से याद कर रहा हूँ जिस तरीके से आप याद करते हो। तो ये देखो 16। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 10 1 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 10 3 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 10 6 16। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 10 4 14। किससे मैच कर रहा है, इसी से ना, तो ऑप्शन डी 100% राइट आंसर। बातें समझ में आ रही है क्या? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और अगले प्रश्न पर। दूसरे आवर्त तत्वों के लिए कौन सा कोष सबसे बाहरी है? ओ माय गॉड, मान के चलो कि आप आवर्त सारणी पढ़े होंगे, है ना, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, टोटल मिला करके 7 होते हैं। नंबर ऑफ पीरियड कितने होते हैं? बराबर 7 होते हैं बाबू, है ना। और समूह ग्रुप कितने होते हैं? ग्रुप बताओ तो, ग्रुप कितने होते हैं कमेंट सेक्शन में बताओ। लेकिन जो 7 होते हैं ना, तो दूसरे आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा कोष बाहरी है ना। तो दूसरे आवर्त में कितने होते हैं? तो टोटल मिलाकर के 8 होते हैं, है ना, 8 होते हैं। और तीसरे में भी मान करके चलिए कि 8 ही हो जाएंगे, हमको लगता है, आप करके देखिएगा, बट दूसरा कंफर्म है कि वो 8 ही होगा। जैसे कि मान के चलिए कि दूसरे आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा कोष सबसे बाहरी है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, 2 और 6 8, यानी कि एल कक्षा तक लिया जा सकता है। यहाँ देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। बोल रहा है कि पहली कक्षा में तो 2 गो इलेक्ट्रॉन रही बेचारा, और दूसरा कक्षों में कितना रहेगा, 8 गो इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8 2 10, है ना, 8 2 10, तो 10 तो हो जाएगा। 10 के बाद जो परमाणु संख्या आएंगे, है ना, वो किस में चले जाएंगे, एम कक्षा में भी चले जाएंगे। यानी कि 2 8 10 के बाद जितना भी अगर आते हैं, इवन मान के चलिए कि अगर फिर तीसरी कक्षा में भी 18 नहीं तो कम से कम 8 चाहिए, तो 2 8 10 8 18, तो जिसका परमाणु संख्या 18 से अधिक होगा वही ना एम कक्षा में जाएगा। सोचिए थोड़ा देर के लिए, जिसकी परमाणु संख्या 19 या 20 होगा तभी तो जाएगा ना एम कक्षा में। तो ये के और एल तक ही लागू हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, के को छोड़ दीजिए, एल तक ही जाइए। तो एल कोष जो है ना, दूसरे आवर्त में तत्वों के लिए कोष सबसे बाहरी है ना। उसके बाद से बात करते हैं अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो सुनिए ध्यान से, ये जो है ना 7, ये शुद्ध पानी का है। ये क्या है? शुद्ध पानी का पीएच मान है। ओ माय गॉड, ये 6, तो 6 हो जाएगा क्या चीज, कहीं ना कहीं से इसमें आ जाएंगे 6 से लेकर के 6.4 के बीच में, है ना, दूध आ जाते हैं, है ना। और 5.6 से ज़्यादा, है ना, यहाँ पर छोड़िए, ये 5.6 को भी छोड़ दीजिए, 5.6 से अगर कम आ जाते हैं, है ना, तो अम्लीय वर्षा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अम्लीय वर्षा हो जाते हैं, है ना। और 5.5 से कम हो जाए क्या चीज़, आपके मुंह का पीएच, है ना, परास 5.5 से कम हो जाए, तो पता है यहाँ पर याद आया इसीलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ, 5.6 से कम हो जाए तो अम्लीय वर्षा हो जाएगी। यानी जो बारिश हो रही है उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो उसको अम्लीय वर्षा घोषित कर दिया जाता है। लेकिन मुंह का जो पीएच मान है वो 5.5 से कम हो जाए, यानी 5.6 या उससे ज़्यादा रहे तो कोई बात नहीं है, चलेगा। लेकिन 5.5 से कम हो जाए तो ये आपका दंत क्षय करने लगता है। क्या करता है? आपको दांतों को क्षय करने लगता है, बर्बाद करने लगता है ना। तो कृपया सावधान हो जाइए, इसलिए ऑप्शन सी 100% राइट आंसर। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
अवतल लेंस नहीं रे बाबा, ये वही अवतल लेंस है जिसमें, सुनिएगा, जिसमें क्या होता है, जिसका प्रयोग, जिसका, है ना, का प्रयोग कहाँ होता है ना, निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए, दोष के लिए होता है। ओ माय गॉड, उत्तल लेंस, ये वही उत्तल लेंस है जो दीर्घ दृष्टि दोष के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दोष के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चल भाई प्रयोग लिख देते हैं, प्रयोग। अब आओ, अवतल दर्पण की बात करोगे, अवतल दर्पण लगाना चाहते हो तो सुनो, अवतल दर्पण का प्रयोग इसका इस्तेमाल जो होता है ना बाबू, इसका सोलर कुकर में होता है। किसमें? सोलर कुकर में, सोलर कुकर में। और तो और वाहनों के अग्रदीप में किया जाता है, वाहनों के अग्रदीप में, आगे देखने के लिए अग्रदीप में लाइट के रूप में किया जाता है, लाइट को के रूप में किया जाता है। आप सोचो, अब रही बात प्रिज्म, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, भाई स्पेक्ट्रम क्या है, तो ये एक ऐसा टर्म है जो श्वेत रंग में मौजूद 7 रंगों को विभक्त, है ना, 7 रंगों को, ठीक है ना, प्राप्त करने की, है ना, क्या है, क्रिया है, एक तरीके से समझ लीजिए तो काम है ना, क्रिया है। क्रिया मतलब एक तरीके का काम है। श्वेत रंगों में मौजूद 7 रंगों को प्राप्त करते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आपको क्या चीज की जरूरत होती है? प्रिज्म की जरूरत होती है। जैसे ही इस पर श्वेत प्रकाश पड़ेगा, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, और जब 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा तो बैंगनी सबसे नीचे आएगा, बैंगनी सबसे नीचे आएगा, जिसका सबसे, जो है ना, क्या बोलते हैं कि बैंगनी हो जाएगा, और सबसे माने सबसे कम जो है ना तरंगदैर्घ्य लाल का हो जाएगा, और सबसे अधिक, है ना, विचलन किसका होगा? बैंगनी का। हाँ सुनिए, आपसे यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे ज्यादा विचलन कौन सा रंग बनाती है? तो बैंगनी हो जाएगा, और सबसे कम लाल बनाएगा। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा, इसलिए यहाँ पर सबसे अच्छा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लगाइए, है ना। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूं, लगाइए। वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बताइए, बताइए क्या होगा आंसर आप लोग। हाँ सुनिए, अगर बात करते हैं कि वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति, तो ये बेचारे अरस्तु जी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी 100% राइट आंसर। ये वही अरस्तु है जिसको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ये वही अरस्तु है जिसे तर्क शास्त्र का, है ना, तर्क शास्त्र का, है ना, पिता कहा जाता है ना। और तो और ये वही अरस्तु है जिसको कहीं ना कहीं से राजनीतिक विज्ञान का, है ना, विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है ना। ये बात ये समझ लेना। अब बात करते हैं कि ठीक है सर, ऑप्शन बी तो सही आंसर हो जाएगा, बट ऑप्शन डी बेंथम और हुकर के बारे में थोड़ा बताइए ना। तो ये बेंथम और हुकर वही वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले बेचारे, ये दोनों वैज्ञानिक, बेंथम और हुकर, ये दोनों वैज्ञानिक सबसे पहले, है ना, पादपों को वर्गीकृत करने का प्रस्ताव रखा था, किया नहीं था, रखा था। ओ माय गॉड, सुनो, सबसे पहले वर्गीकरण का प्रयास करने वाला व्यक्ति अरस्तु था, लेकिन किया नहीं। करने वाला सबसे पहले कौन किया बताइए तो? सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने किया था,
दो जगत में, है ना, दो जगत में बांट दिया, दो जगत में, है ना, दो जगत में बने। मैंने लिखवाया था ना कैरोलस लिनियस के बारे में, एक ट्रिक लिखवाया था। इसका ट्रिक क्या लिखवाया था मैंने, बताओ तो जरा एक बार कमेंट सेक्शन में। कैरोलस लिनियस, कर दो पादप जंतु, कर दो पादप, है ना, पादप जंतु, जंतु। तो कर से कैरोलस लिनियस और दो से दोनों जगत पादप और जंतु, यानी पादप जंतु में इन्होंने बांटा था कैरोलस लिनियस। उसके बाद से कल 3 प्रपोज किया। ट्रिक एक और मैंने लिखवाया था, क्या चीज, कल 3 प्रपोज किया, कल 3 प्रपोज किया। कल से अर्नेस्ट हाइकल 3 से 3 जगह में बांट दिया, प्र से प्रोटिस्टा, पो से पादप और ज से जंतु, यानी प्रोटिस्टा पादप जंतु, ये 3 जगह में बांट दिया। उसके बाद से बेचारा आया RH विट्टिकर, RH, है ना, विट्टिकर। ये वही वैज्ञानिक है जिन्होंने, पता है क्या हुआ, जीवों को 5 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया। किसमें, 5 वर्गों में, 5 वर्गों में वर्गीकृत किया। इसलिए तो पूछता है कि पंच जगत का वर्गीकर्ता कौन है, तो RH विट्टिकर है ना, और 2 जगत के कैरोलस लिनियस, और 3 जगत के तो अर्नेस्ट हाइकल। लेकिन अरस्तु ने तो सिर्फ प्रयास किया था। ये वही क्वेश्चन पूछा कि वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो भाई अरस्तु था। लेकिन पादप जगत को मान के चलो, पादप जगत भी बंट जाना चाहिए, उसका भी वर्गीकरण होना चाहिए, उसका प्रस्ताव रखने वाला वैज्ञानिक तो 2 वैज्ञानिक थे, बेंथम और हुकर, है ना। ये बातें आपके दिमाग में और आपके जहन में होना चाहिए। अब बात करते हैं अगला प्रश्न का। लो, पादपों के वर्गीकरण की प्रकृति प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया, लो अब बताओ आंसर, अब कमेंट में आंसर लगाओ। कैरोलस लिनियस, नहीं, ये तो कैरोलस लिनियस, ये क्या थे, कैरोलस लिनियस, ये दोनों जगत, है ना, जीवों का वर्गीकृत किया, वर्गीकरण किया, है ना। और बेंथम और हुकर की बात करें तो हाँ, अभी तो थोड़ी देर पहले यही बता रहा था कि बेंथम और हुकर ने क्या किया था, यही पादपों के वर्गीकरण की प्रकृति प्रणाली का प्रस्ताव रखा था, इसलिए ऑप्शन बी 100% राइट आंसर। अब एंगलर और प्रांटली की बात करते हैं। एंगलर और प्रांटली क्या है सर, तो ये लोग भी क्या है, तो कहीं ना कहीं से ये पादपों को, पादप जगत को पता है क्या किया था, 13 हिस्सों में बांट दिया था, 13 हिस्सों में बांटा था, है ना, बांटा था। लो, अब कहोगे कि ओ माय गॉड ये बात है, तो कौन कौन था हम लोग नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। अच्छा, हचिंसन की बात करें तो इन्होंने पता है क्या है, मैंने लिखवाया था एक ट्रिक, पादप जगत को मैंने पुष्पी अपुष्पी पादप के तौर पर मैंने बांटा था, और मैंने सिखाया था जिम की एनजीओ में जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। ये वही हचिंसन है जो एंजियोस्पर्म को भी 2 भागों में बांट दिया था। इसको, एंजियोस्पर्म को, देखो स्पर्म को 2 जगत में बांट दिया था, 2 जगत में बांटा, है ना, एंजियोस्पर्म को 2 जगत में बांटा। ये वही वैज्ञानिक है ना, हचिंसन। तो ये बातें याद रखिएगा, तो ऑप्शन हो जाएंगे क्या चीज, ऑप्शन बी हो जाएंगे, है ना। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो। चलिए, तो पूरा का पूरा साइंस क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब बात करते हैं इंग्लिश की, है ना। तो चलिए, अब इंग्लिश में आपको तो पता है ना कि आपके प्यारे जो एवाज सर हैं वो एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा दिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा दिए, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब पढ़ा दिए, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा दिए, अप्रोप्रिएट इडियम एंड फ्रेजेस, कोहेसिव डिवाइस, अदर क्लास एंड पिया, जो भी चीजें हैं इंग्लिश में कोई भी चीज नहीं छोड़े हैं। पूरा का पूरा इंग्लिश में 40 में कह दिया 40, इसलिए कहने की आदत तो बन गई है ना, क्योंकि 20 नंबर साइंस और 20 नंबर क्या चीज का, बोलिए, 20 नंबर हो गया साइंस, है ना। रुकिए मैं लिख ही दे रहा हूँ, 40 नंबर कहने की आदत क्यों बन गई है, 20 नंबर का साइंस और 20 नंबर का इंग्लिश, ये मिला करके हो जा रहा है 40, इसलिए मुझे 40 कहने की आदत पड़ जा रही है। और जुबान की फिसलन, है ना, स्लिप ऑफ द टंग, कि हमेशा 40 ही निकलता है, और 40 नंबर एवाज सर के हाथ में है, जो अपने प्यारे से विद्यार्थियों के लिए रिवार्ड के तौर पर समझ लीजिए। तो जो वीडियो देखते हैं और हर दिन एवाज सर का वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहते हैं, तो उन्हीं को मिलेगा ये 40 नंबर 100%। याद रखिएगा, क्योंकि ये इतना इंफॉर्मेटिव वीडियो हो रहा है ना, और आने वाला भी वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन और चारों को अलग अलग एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अब इंग्लिश की हम जो बात करने वाले हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ, है ना, मैं क्या लेकर के आया हूं, सिर्फ और सिर्फ पंक्चुएशन मार्क से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। तो आप देख सकते हैं ना, ये हाइफन का यूज हुआ है, नॉन, देख रहे हैं ना, नॉन वायलेंस, नॉन इंडियन, वाइस प्रेसिडेंट, तो ये ऑप्शन डी 100% राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से बात करते हैं, शी गैव हिम हर आंसर नो, है ना। नो मतलब इसका मतलब कि यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये क्या है भाई, तो इसको कहते हैं क्लोन। ये क्या है सर, तो ये है क्वेश्चन मार्क, है ना, क्वेश्चन मार्क, है ना। ये क्या है सर, तो ये है सेमी क्लोन। ये क्या है, तो सेमी क्लोन। ये क्या है सर, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना। तो चलिए यही हो जाएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग कहाँ होता है, अचानक, अचानक मुंह से निकली बोली, और उस बोली के बाद कोई शब्द आप नहीं बोल रहे हैं, जैसे हुर्रा, है ना, अचानक निकली हुई बोली, दिल से निकली हुई बोली, वाओ, ओ माय गॉड, है ना। तो ये जितने भी है ना, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क की प्रयोग की जाती है। अब आइए बात करते हैं द, यहाँ पर ये जो सिंबल देख रहे हो ना, बताओ ये क्या है। क्लोन है, तो क्लोन तो ऐसे होता है ना बाबू, कॉमा तो ऐसे होता है। अच्छा, सेमी क्लोन ऐसे और ऐसे होता है, और हाइफन की बात करते हैं ऐसे होता है। तो जरा बताओ कि आंसर क्या होगा। तो आप तो देख ही रहे हो, है ना, ये हाइफन है, तो ऑप्शन डी 100% राइट आंसर। अब बात करते हैं यहाँ पर, विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज टू एक्सप्रेस सडन चेंज इन फीलिंग और इमोशन। पता है, सडनली कोई बातें निकलती है ना, सडनली हृदय से, मुंह से अचानक से कोई बातें निकलती है, तो वहां पर इस्तेमाल होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसको ऐसे खड़ा लकीर खींच करके एक बिंदिया लगा दो, है ना। तो ये क्या करना है, खड़ा लकीर खींच करके, है ना, क्या करो, मांग में सिंदूर इस तरीके से खड़ा इस तरह खींच दो, और एक छोटा सा बिंदिया लगा दो, ये बन जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। बोलेगा वाह, हैप्पी एनिवर्सरी, है ना। अब आ जाओ, क्वेश्चन मार्क की बात करें तो ये हो जाएगा, सेमी क्लोन की बात करें तो ऐसे हो जाएगा, कोमा की बात करें तो ऐसे हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन डी 100% राइट। अब आ जाओ, विच ऑफ दिस ब्रैकेट इज ऑल्सो कट पैरेंथेसिस इन अमेरिका इन इंग्लिश। भाई इसको कहते हैं, तो भाई राउंड ब्रैकेट को कहते हैं, राउंड ब्रैकेट को, इसी को बेचारे को क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस कहते हैं। ब्रासिस तो इस तरह हो गया ना, स्क्वायर ब्रैकेट तो ई हो गया ना, तो इसलिए ऑप्शन बी 100% राइट आंसर। बात ही अच्छी लगी। चलिए अब बात करते हैं आगे, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। विच वन इज द सिंबल ऑफ सेमीकोलन। लो सेमीकोलन का तो मैंने बताया, ये तो हो गया क्या चीज, क्वेश्चन मार्क, है ना, ये हो गया क्वेश्चन मार्क, ये हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना, और ये हो गया क्या चीज, कोलोन, तो ये हो गया एक्स क्या चीज, सेमीकोलन, है ना, ये हो गया सेमीकोलन। तो ऑप्शन डी पूछ रहा है, ऑप्शन डी 100% राइट आंसर। उसके बाद से बात करते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। जैसे कि व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, है ना, और आई लाइक रीडिंग बुक्स, और टू बी कंटिन्यू। तो मुझे लगता है ऑप्शन डी 100% राइट आंसर, क्योंकि ये जो दिख रहा है ना, ये कोई बातों को कंटिन्यू करने के तौर पर ही इसे, है ना, 3-4 डॉट से दिखाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी 100% राइट आंसर। ये बातें समझ में आ रही है क्या। अब उसके बाद से बात करते हैं अगला प्रश्न, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कोटेशन मार्क इन अ सेंटेंस। कोटेशन मार्क, है ना, जो कोटेशन मार्क इस्तेमाल किया जाता है ना ऐसे, तो इसको कहा टू शो डायरेक्ट स्पीसी विद इन द टेक्स्ट। हाँ सही बात है, यही बातें जायज लग रही है ना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए नहीं, सम ऑफ द सेवरल थिंग्स और फैक्ट्स के लिए नहीं, और सेपरेट आइटम के लिए नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए 100% राइट आंसर। उसके बाद से बात करते हैं कि विच पंक्चुएशन मार्क यूज इन व्हेन समवन स्पीक। जब कोई बोलता है तो उसको किसके अंतर्गत रखते हैं, हाइफन के नहीं, स्लैश के नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, पैरेंथेसिस के अंतर्गत रखते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर बोली हुई बातों को इस ब्रैकेट के अंदर दिखा दो, बस हो जाएगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं अगला प्रश्न, विच ऑफ दिस इज यूज बिटवीन ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट सेंटेंस। ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट सेंटेंस के तौर पर किस माने पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो कोमा तो किसी भी, मान के चलो कि किसी भी सब्जेक्ट को उठा लो, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो जब भी 3-4 सब्जेक्ट होते हैं तो कॉमा का यूज किया जाता है। हाइफन को तो वर्डों को जोड़ने के लिए किया जाता है। सेमी क्लोन तो मतलब समझिए तो एग्जाम्पली कोई मैटर को दिखाने के लिए किया जाता है, बट क्लोन को सेपरेट करने के लिए। जैसे कि कंप्यूटर एगो क्या हो गया, एक गैजेट हो गया, जिसके बारे में इसके बहुत सारे गैजेट इसके साथ जुड़े रहते हैं। जैसे कंप्यूटर में लिख दिया कंप्यूटर, यहाँ पे लिख दिया CPU, यहाँ पे लिख दिया माउस, है ना, तो ये क्या बन गया, कंप्यूटर एक मेन मुद्दा बन गया। तो यही चीजें पूछ रहा है कि इंडिपेंडेंटली किस का इस्तेमाल किया जाता है किसी शब्द के लिए, तो क्लोन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी 100% राइट। उसके बाद से बात करते हैं, व्हिच सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, नन ऑफ द अबव, कि ही क्राइड
हेल्प हेल्प, तो ही क्राइड में तो क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं है, ही क्राइड में भी नहीं, हाँ ही क्राइड हेल्प हेल्प, तो ऑप्शन डी 100% राइट आंसर। उसके बाद से बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी यूज्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस है। एंड ऑफ सेंटेंस में किसका इस्तेमाल किया जाता है? कोलोन का नहीं, कोमा का नहीं, सेमीकोलन का नहीं, तो फिर कौन? हाँ यहाँ पर दिया है एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे कि जैसे ही आप हुर्रा बोलते हैं तो यहाँ पर लास्ट में दिया जाता है, यस बोलते हैं तो भी दिया जाता है, नो बोलते हैं तो भी दिया जाता है ना, इसलिए ऑप्शन ए 100% राइट आंसर। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, जैसे कि अल्लाह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? खड़ा लकीर और एक छोटा सा बिंदु दिया, ऑप्शन ए एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग कर दिया जाए। उसके बाद से बात करते हैं कि ये जो सिंबल दिख रहा है, इस सिंबल को क्या कहते हैं? तो सिंबल इज कॉल्ड, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन मार्क तो नहीं कहलाएगा, फुल स्टॉप तो नहीं कहलाएगा, इन्वर्टेड कमा कहलाएगा क्या? नहीं, ये भी नहीं कहलाएगा। कोलोन कहलाएगा क्या? हाँ कोलोन कहलाएगा, क्योंकि ऐसा ही मैच करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन डी 100% राइट। उसके बाद से बात करते हैं कि प्लीज गो देयर, है ना, इट इज गेटिंग लेट, तो प्लीज गो देयर, तो जब भी कभी आती है ना कि दो सेंटेंस को, माने जैसे एक सेंटेंस को बोलकर थोड़ा सा अल्प विराम देते हुए नेक्स्ट सेंटेंस जो बोली जाते हैं, प्लीज गो देयर इट इज गेटिंग लेट, तो यहाँ पर ऐसे एक छोटी सी बिंदी और एक छोटा सा कोमा, आप इसको सेमीकोलन के नाम से जानते हैं, है ना, यही सेमीकोलन का यूज कर देना है बस, और कोई बातें नहीं है ना। जब बातें खत्म हो जाती है तो फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, जब हृदय से निकली हुई अचानक सी बातें होती है उसको एक्सक्लेमेशन मार्क, और जब भी कभी किसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कार्य तो गर्लफ्रेंड के नाम का है, तो वहां पर क्या किए जाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शन बी की, तो सेमीकोलन इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन यहाँ देखो, यूज करेक्ट पंक्चुएशन मार्क इन द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर होमवर्क, प्लीज रीड पैसेज 98 से 105, तो जब भी कभी 98 से 105 की बात आएगी तो हाँ ये इस्तेमाल होता है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए 100% राइट आंसर। उसके बाद से बात करते हैं, विच ऑफ दिस इज यूज टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लॉजेस, तो जो लूजली किया जाता है मतलब अल्प विराम के तौर पर ही, तो इसको सेमीकोलन ही हो जाएगा, है ना, कोमा तो होगा नहीं, लूजली, है ना, लूजली रिलेटेड क्लाउज, यानी क्लाउज के अंदर, यानी फर्स्ट क्लाउज सेकंड क्लाउज के बीच में थोड़ी सी विराम दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा? मैंने अभी बताया कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में यही दिया जाता है, सेमीकोलन दिया जाता है, ये सब नहीं हो पाएगा, इसलिए ऑप्शन सी 100% राइट आंसर। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आज के ये जो सेशन है ना, काफ़ी इंफॉर्मेटिव और पावरफुल लगा होगा, और इसी तरीके से कल हम फिर एक बहुत ही शानदार सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें बहुत ही नए नए प्रश्न रहेंगे और डायरेक्ट लाइव। ये वीडियो प्रीमियर चलाने के पीछे का काम और सबसे इम्पोर्टेंट वजह ये था कि थोड़ा सा हम लोग एकाएक बिजी हो गए आज के दिन, और फिर कल से हम लोग रेगुलर जो है ना लाइव क्लास हम लोग आएंगे, और पूरा पूरा एकदम हर तरीके से हर एक शेड्यूल वाली वीडियो आपके बीच लाइव ही चलेंगे, और इसके बावजूद भी कोई दिक्कत होती है तो वीडियो अपलोडेड ही मिल जाएंगे। लेकिन हर दिन हम लोग मतलब समझिए तो पंक्चुअल टू द टाइम है हम लोग। जिस तरीके से पेड बैच वाले जो पेड बैच में अच्छे ढंग से पंक्चुअल नहीं हो पाते हैं और नहीं पढ़ा पाते हैं, उससे कई हजार गुना हम लोग पंक्चुअल रह करके आप लोग की बीच समझिए तो एक जिम्मेदारी हम लोग समझते हैं, है ना, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आप लोग को कैरियर के ध्यान रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लाइव आते हैं, है ना। तो ये बातें को ध्यान में रखिएगा। तो इस बात पर कम से कम एक वीडियो को लाइक बनता है, दोस्तों में शेयर बनता है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो आज के ये सेशन कितना इंफॉर्मेटिव और कितना पावरफुल लगा। कल हम लेकर के आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि लाइव में आना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग या अपलोडेड या वीडियो प्रीमियर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज, बाय बाय।